नमस्कार दोस्तों, इन्फो कैप्सूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं सुनील भारद्वाज। आज संविधान की बारी। हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी इंटर रिलेशन है, बिल्कुल वैसे ही ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस में काफ़ी ज़्यादा अंतर संबंध है। हर विषय की गांठ आपस में जुड़ी है। जब खोलते हैं तो सब एक दूसरे से जुड़े मिलते हैं। इसीलिए एक कंपटीशन में ये ध्यान रखना है कि हर विषय की जो कॉमन ओपिनियन है आपको पता हो, जिससे आप मेंस कभी दें तो डिसाइड करने में इजी हो जाए। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से हम शुरू करते हैं। इसके बाद फिर लेजिस्लेटिव सिस्टम, एजुकेटिव सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम, उससे जुड़े हुए बाकी टॉपिक अपने आप आ जाएंगे। केंद्र संबंध में संविधान में एक मजबूत केंद्र है और राज्य है। जैसे 11 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है और उसका रिसोर्सेज अगर देखा जाए तो माना जाता है कि एक्ट 1935 के आधार पर, और देश देखें तो कनाडा के संविधान के आधार पर हमने भारत में संघवाद को अपनाया, संघीय व्यवस्था को अपनाया। केंद्र संबंध बिल्कुल वैसे जैसे एक मजबूत केंद्र और राज्य, ये भी कह सकते हैं जैसे परिवार होता है, उस परिवार में पिता केंद्र के समान होता है और राज्य बच्चों के समान होते हैं। और जैसे भारत का एक भौगोलिक क्षेत्रफल है, वैसे भारत परिवार का भी एक भौगोलिक क्षेत्रफल अगर आप मान लें तो इस विषय को समझाना बहुत इजी हो जाएगा। मान लीजिए ये आपका सेंट्रल यानी केंद्र है, जो परिवार में मुखिया यानी पिताजी के समान है। और जितने हमारे स्टेट्स हैं, ये हमारे राज्य हैं, ये पुत्र के समान है। इनके बीच का जो रिलेशन है वही है सेंट्रल स्टेट रिलेशन। संविधान में केंद्र पार्ट 5 में है तो स्टेट पार्ट 6 में है, और 5 और 6 को मिला दें तो बराबर बनता है 5 6 = 11। जैसे 11 में है सेंट्रल स्टेट रिलेशन। पूरे संविधान का ताना और बाना 3 खंभों से बना है, 3 जड़ों से बना है। उसके 3 पिलर हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, एजुकेटिव सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम एंड लेजिस्लेटिव सिस्टम। कानून बनाने वाली संस्था, कानून को लागू करने वाली संस्थाएं, उनकी जांच करने वाली संस्थाएं केंद्र में भी है और राज्य में भी है। केंद्र अपने स्तर से काम करते हैं, राज्य अपने स्तर से काम करते हैं। केंद्र में संसद है तो राज्य में विधानमंडल है। केंद्र में राष्ट्रपति है तो राज्य में राज्यपाल है। केंद्र में पीएम है तो राज्य में सीएम है। केंद्र में मोदी है तो राज्य में योगी है। केंद्र में सुप्रीम कोर्ट है तो राज्य में हाई कोर्ट है। इस तरीके से राज्य कहीं भी रहे, कहीं ना कहीं केंद्र से जुड़े होते हैं। और जब बीच में कभी कभी संबंध खराब होते हैं तो उनको मेंटेन करने के लिए सरकारी आयोग जैसे कई समितियां या संस्थाएं बनती हैं। हमारा टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ है। केंद्र संबंध में सब कुछ मिलजुल के रहें, इसके लिए अम्बेडकर जी ने शक्तियों को डिस्ट्रीब्यूट किया 3 हिस्सों में: संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। और अपने अपने काम का दायरा बांट दिया गया। जो राष्ट्रीय लेवल के विषय हैं वो केंद्र सरकार देखती है, स्टेट लेवल के विषय हैं वो राज्य सरकार देखती है, और जो सेंसिटिव विषय हैं, संवेदनशील, वो दोनों मिलकर देखते हैं, केंद्र और राज्य। कोई विवाद अगर होता है तो केंद्र देखता है। घर में भी यही होता है, परिवार हमारा सही तरीके से काम करे और एक आदर्श घर बना रहे, जैसे रामायण होती है, हम साथ साथ रहें, तो देखा होगा हम काम का दायरा बांट लेते हैं और जो वित्तीय संबंध है उसी तरीके से सेट हो जाते हैं। यहाँ पर यही चीज है, कुछ विषय केंद्र को दिए गए, कुछ राज्य को दिए गए। परिवार में भी कुछ पिताजी देखते हैं, कुछ बच्चे देखते हैं, कुछ दोनों देखते हैं। लेकिन बच्चे अपनी जिम्मेदारी से अगर भागते हैं तो फिर केंद्र यानी पिताजी को ही देखना होता है। ये यहाँ पर भी होता है। क्वेश्चन आता है, केंद्र राज्य में विवाद होने पर समवर्ती सूची पर कौन कानून बनाएगा? तो आंसर होगा केंद्र। शिक्षा कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची का विषय है, दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन राज्य अगर शिक्षा से पीछे हटते हैं, केंद्र को आगे आना ही पड़ता है। यह संविधान की मौलिकता है और इन्हीं सब बातों को बताना है। और अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न, भारत संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल की घोषणा का आधार नहीं हो सकता? Which one of the following cannot be ground for
प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस इमरजेंसी के लिए जो 3 आधार माने जाते हैं अनुच्छेद 352 में, वो है युद्ध, बाह्याक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। 44वें संविधान संशोधन के आधार पर आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द आया। तो इसमें जो डी आंसर है वो आपका मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि आंतरिक गड़बड़ी अशांति अब संविधान में नहीं। सशस्त्र विद्रोह है, बाह्याक्रमण है और युद्ध, तो इसका आंसर डी होगा। कौन सा समर सूची का विषय है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। समर सूची के विषय वो होते हैं जो केंद्र राज्य दोनों के द्वारा देखे जाते हैं। तो पुलिस राज्य सूची का विषय है, जैसे यूपी पुलिस। विदेश मामले केंद्र का विषय है, केंद्र सरकार देखती है। रेडियो और टेलीविजन संचार और कम्युनिकेशन केंद्र का है। और क्रिमिनल मामले समर सूची में आते हैं, केंद्र राज्य दोनों के लिए कानून बनाते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? विच ऑफ द पेयर इज नॉट मैच्ड। फॉरेस्ट 1 कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। स्टॉक एक्सचेंज समर सूची में नहीं आता। स्टॉक एक्सचेंज सब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल केंद्र का विषय, जैसे बीमा, बैंकिंग और स्टॉक एक्सचेंज। पोस्ट ऑफिस बचत केंद्र का विषय है और हेल्थ राज्य का विषय। तो इसका आंसर बी होगा, तो स्टॉक एक्सचेंज सेंट्रल के खाते में जाएगा। तो इसको बी मानिए, तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन से मामले लिस्ट 1 की अंतर्गत नहीं आते? लिस्ट 1 का मतलब होता है संघ सूची, सेकंड लिस्ट राज्य सूची, थर्ड लिस्ट समर सूची। सिंपल भाषा में कहें, कौन सा विषय इसमें संघ सूची में नहीं आता? तो हेल्थ जो है वो राज्य सूची का विषय है, वो इससे बाहर है। फॉरेन लोन, न्यूक्लियर एनर्जी और इंश्योरेंस, ये सब केंद्र का विषय, संघ का विषय। तो इसका आंसर डी होना चाहिए। आगे, सरकारी आयोग की स्थापना किसकी समीक्षा के लिए की गई थी? अभी मैंने बताया था, केंद्र राज्य जब आपस में झगड़ते हैं, परिवार में जब 2 बर्तन बचते हैं तो आवाज आती, तो निपटाने के लिए, बीच बचाव करने के लिए कोई तीसरा आता है। तो सरकारी आयोग का विषय है द रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स। डी, केंद्र राज्य के भी संबंध अध्ययन करने के लिए रणजीत सिंह सरकारिया के नाम से पहला आयोग बना। उसके बाद पुंछी आयोग, राजमन्नार आयोग, शीतलबाग आयोग, आनंदपुर साहब जैसे आयोग और समितियां बनी, जिन्होंने समय समय पर केंद्र राज्य के संबंधों की वकालत की और संबंध जो खराब हुए उनको संभालने का प्रयास किया। तो इस आधार पर इसका डी आंसर होना चाहिए। एक बार फिर विषय और उनका सेक्शन जो मैच नहीं करता है, इसमें स्टॉक एक्सचेंज केंद्र का विषय है, तो यहीं से गाड़ी पलट जाती, बाकी चेक कर लीजिए। फॉरेस्ट समर्थित सूची में आता है, ठीक है। बीमा, बैंकिंग केंद्र का है, सही है। विवाह और तलाक समर्थित सूची का सब्जेक्ट है, तो इसका ए आंसर होना चाहिए। काफी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, लेकिन हम समय न लॉस करते हुए सीधे क्वेश्चन पर ही टिक करते हैं। एक स्टेटमेंट है, उसका रीजन है फेडरलिज्म इज नॉट डेड इन इंडिया। भारत में संघवाद अभी मरा नहीं है, जीवित है। अभिकथन है इसका कारण, क्योंकि जो नए क्षेत्र हैं भारत में, न्यू रीजन आर डिमांडिंग स्टेटहुड। जो नए क्षेत्र हैं, नए राज्य हैं, वो अलग राज्य की मांग कर रहे हैं और इसीलिए संघवाद खतरे में है। इतना मांग करने के बाद परिवार देखिए जब बड़ा होता है तो किसी एक के हाथ में संभालना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि बच्चे जब ज्यादा बड़े हो जाते हैं वो चाहते हैं कि हमारा अपना घर हो, हमारी अपनी अलग दुनिया हो। हम पिताजी के साथ नहीं रहेंगे, और नहीं, बस और नहीं। धीरे धीरे कला होती है, मजबूरी में घर में बंटवारा हो जाता है और सबकी अलग रोटी, अलग खाना बनता है। भारत जैसे देश में भी एक यूनियन सिस्टम है और संविधान को इस तरीके से बनाया गया जैसे हम साथ साथ रहें। तो भारत में अभी भी संघवाद है, अधिकतर शक्तियां केंद्र के हाथ में है, राज्य केंद्र के साथ काम कर रहे हैं,
लेकिन फिर भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मांग हो रही है अलग होने की, चाहे वो असम हो, चाहे वो गुजरात हो। लेकिन वो मांग सही है या गलत, ये तय करने का अधिकार संसद को है, केंद्र को है। अगर उसको लगता है सही है तो राज्य बनाया जाएगा, नहीं है तो वो मांग का कोई मतलब नहीं। तो इस आधार पर इसमें ऑप्शन दोनों सही हैं, जीवित है मांग करने के बावजूद भी, इसलिए व्याख्या भी वो करता है। इसमें ए आंसर आप लगा सकते हैं। इतनी बातें इसमें क्लियर करनी थी। संघ सूची, राज्य सूची, समय सूची के जो विषय हैं, संविधान में संघ सूची के 97 सब्जेक्ट, राज्य सूची के 66 सब्जेक्ट और समय सूची के 47 सब्जेक्ट थे। 42 अमेंडमेंट में 66 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट कम हो गए, 5 सब्जेक्ट वो 5 राज्य सूची में ऐड कर दिए गए। तो 66 में से 5 माइनस करेंगे तो 61 हो जाएगा, और 47 में 5 जोड़ देंगे तो 52 हो जाएगा। यानी वर्तमान में राज्य सूची में 52 विषय हो जाएंगे और समग्र सूची में 61। तो इस आधार पर हम ये देखें तो इसका आंसर होना चाहिए संघ सूची में 97, 51, राज्य सूची में 66, बी का 3, और समय सूची में 47, 2। इसका आंसर होना चाहिए बी, 1, 3, 2। ठीक, बाकी जो हमने समझाया कि संविधान संशोधन के आधार पर राज्य सूची के विषयों को समय सूची में जोड़ा गया, जैसे शिक्षा, पर्यावरण, ये सब 42 अमेंडमेंट से जोड़े गए। कौन सा सरकार के स्तर और विधायी शक्ति से सम्मिलित नहीं है? Which one among the following pairs of level of governments and legislative powers is not correctly made? केंद्र सरकार के हाथ में यूनियन लिस्ट है, उसके विषय है, उनको मैनेज करती है, जैसे बीमा, बैंकिंग वगैरह। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल के विषय देखती है, जैसे सड़क, सिंचाई, मनोरंजन, कृषि वगैरह। और कुछ दोनों हैं वो समय सूची के हाथ में है, केंद्र राज्य के, वो देखते हैं, जैसे भी आपका विवाह है, तलाक है, पंचवर्षीय योजनाएं हैं। लेकिन जो स्थानीय सरकारें हैं, लोकल बॉडी, लोकल गवर्नमेंट्स, अवशिष्ट शक्तियां उनको नहीं मिली, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के हाथ में होती है, और इस आधार पर इसका बी आंसर बिल्कुल गलत है। तो ये आपका होना चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371(1) के संबंध में निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल के पास राज्य की कानून व्यवस्था के संबंध में विशेष जिम्मेदारी है? इसमें आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड एक विशेष राज्य है अनुच्छेद 371(1) के अनुसार, जहां पर वहां के जो गवर्नर है उनको राज्य की कानून व्यवस्था के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है, क्योंकि एक विशेष राज्य माना जाता है। यह भी कह सकते हैं अनुच्छेद 371(1) के अंतर्गत विच ऑफ द स्टेट इज स्पेसिफिक स्थित, विशेष राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा नागालैंड। इतनी बातें इसमें करनी थी। लेसन काफी बड़ा है, ढेर सारा इसमें डिटेल है, लेकिन विषय के क्वेश्चन के बारे में कम से कम सब्जेक्ट को आप समझ लें, फिर कभी मौका मिला फिर आगे देखेंगे। इसी उम्मीद के साथ अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं। नमस्कार।